दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट में वाकई में बड़ा क्रैश आने वाला है? जहां एक तरफ न्यूज में डर का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन्स अपने चरम पर हैं और इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल है कि बाई करें या सेल करें। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्रैश आएगा या नहीं, सवाल ये कि क्रैश आता है तो पैसा कहां बनता है, किन सेक्टर्स में। बात करेंगे स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशंस या लेवल्स या बाइंग सेलिंग नहीं है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट क्रैश की बात करते राइट, तो क्या भले क्या बुरे, स्टॉक मार्केट क्रैश में हर तरह के स्टॉक्स की पिटाई होती है और असल में मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन के बराबर होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन हिस्ट्री हमें सर्टेन पैटर्न सिखाती है और इन्हीं पैटर्न्स के स्टडी के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट वाकई में क्रैश हो सकता है। पास्ट में जो क्रैश हुआ है तो कितना गिरा है, स्मार्ट मनी किन सेक्टर्स में गया है ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैशेस से। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं 1992 के स्टॉक मार्केट क्रैश में। अब आई गेस आपने वो मूवी देखी होगी। यहाँ पे मूवी तो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बट 1992 के बाद यहाँ पे इतनी बड़ी जो गिरावट हुई थी, मार्केट हमारा निफ्टी यानी कि NSE इनफैक्ट 1277 के आसपास से गिर के सीधे सीधे 618 पे, यानी कि 50% से ज़्यादा की गिरावट 1992 के इस मार्केट क्रैश में। अब ऐसे स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद मार्केट का रिएक्शन क्या होता है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो मार्केट क्या 1992 में जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट पे फिर कभी आया, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब इसके साथ ही साथ पास्ट में कब कब स्टॉक मार्केट क्रैशेस हुए हैं ये समझना और जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो Y2K यानी कि सन 2000 में मार्केट में गिरावट हुई थी। फिर यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो छोटी छोटी गिरावटें होती रहती थी। यहाँ पे सन 2007-2008 में एक बड़ी गिरावट हुई थी 6240 से निफ्टी 2390 के आसपास चला गया था। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है मार्केट की गिरावट से? हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में दो तरह की गिरावट होती हैं और ये दो तरह की गिरावट क्या होती है? एक होता है करेक्शन, दूसरा होता है स्टॉक मार्केट क्रैश। तो जब 15% से 18% के बीच में गिरावट होती है तो इसको हम करेक्शन बोलते हैं। ग्रेटर देन 18% यानी कि 20% से ज़्यादा की जब गिरावट हो जाती है मार्केट में तो उसको हम स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन बोलते हैं। हर 2-3 साल पे एक बार हमें 15 से 18% का करेक्शन देखने को मिलता है, हिस्टोरिकल डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। और हर 5-6 साल पे एक स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिलता है। अब उसके पीछे के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि Y2K हो सकता है कि हर्षद मेहता जी आ गए हों वहाँ पे, हो सकता है कि 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन था वो रीजन बन गया हो सकता है कोविड रीजन बन गया हो सकता है रशिया यूक्रेन रीजन बन गए हो, या हो सकता है कि ईरान, इजराइल और US रीजन बन रहे हों। अब इसके डिटेल को समझने से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि रीजन्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हर स्टॉक मार्केट की गिरावट में स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं पे गया है और हर गिरावट के बाद मार्केट ने जाके आगे एक नया हाई बनाया है। तो अगर हम गिरावटों को समझे तो 1992 में करीब करीब 50% के आसपास की गिरावट हुई थी और ड्यूरेशन करीब 4 से 6 महीने का था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में करीब 50 से 55% की गिरावट हुई थी, ड्यूरेशन करीब 10 महीने का था। 2015-16 की करेक्शन में मार्केट करीब 18 से 20-23% के आसपास की गिरावट हुई थी, ड्यूरेशन करीब 11 महीने का था। 2020 में 30 से 38% की गिरावट तो हुई थी, लेकिन सबसे छोटा ड्यूरेशन था, 3 से 4 महीने का ही ड्यूरेशन था। और 2022 में यहाँ पे करीब करीब 18% के आसपास गिरावट हुई थी और ड्यूरेशन करीब 6 से 8 महीने का था। अगर आप ध्यान देंगे तो 2015-16 के बाद, इनफैक्ट 2008 के बाद जो गिरावटें हो रही हैं उन गिरावटों में ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। यानी कि पहले क्या होता था कि मार्केट में जब क्रैश आता था या करेक्शन होता था तो वो 2-3 साल के लिए रहता था, बट यहाँ पे कोविड के बाद से इनफैक्ट मार्केट में गिरावट भी जल्दी होती है और रिकवरी भी जल्दी होती है। हालांकि अगर हम करंट सिचुएशन पे ध्यान दें तो मार्केट 13-14% के आसपास अपने रीसेंट हाई से गिरावट में है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो सितंबर 2024 से ही मार्केट
डाउन ट्रेंड में है। तो सितंबर 2024 से अभी तक का टाइम कैलकुलेट करिए और देखिए कि ये ड्यूरेशन कितना होता है। तो हमें स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें, डाटा बेस्ड चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी हमें समझ में आता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसे सिचुएशंस में किन तरह की कंपनियां, किन तरह के स्टॉक्स, किन तरह के सेक्टर्स जीतते हैं, यानी कि विनिंग स्टॉक्स होते हैं। तो सिंपल सा हमें समझना होगा कि लॉकडाउन के केस में क्या हुआ था। लॉकडाउन के केस में हर चीज, ऑलमोस्ट हर चीज बंद हो गई थी, लेकिन एफएमसीजी खुली हुई थी। यानी कि हमें जो डेली की चीजों की जरूरत है वो चीजें सेल में हो रही थी और उनकी कंपनियों की डिमांड थी, उनके स्टॉक्स की भी डिमांड थी। तो जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो क्या लोग आईफोन खरीदते हैं, क्या लोग बाइक्स या कार्स खरीदते हैं? लोग अपने रोजमर्रा की चीजों को खरीदते हैं। तो ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल रहती है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल देखें तो सन 2007-8 की गिरावट में मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे ब्रेक हुआ था, बट ये ऑलरेडी अपना करेक्शन ले चुका था और मार्केट गिर रहा था, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर जा रहा था। तो स्टॉक मार्केट में गिरावट की सिचुएशन के बावजूद कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पे इंटैक्ट थी। ठीक, इसके साथ ही साथ आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर में हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद थोड़ी सी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, बट हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, क्रैशेस हुए हैं, तब तब आईटी सेक्टर्स एक तरह के विनिंग स्टॉक्स निकल के आए हैं, जो कि एक स्टेबिलिटी दे के आए हैं अपनी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे अगर हम टीसीएस का एग्जांपल लें तो 2007-8 में यहाँ पे आप देखिए तो करीब 288 रुपए से 116 रुपए के आसपास आया था। उसके बाद से रिवर्जन देखने को मिला था। यहाँ पे 2014-15 में ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई थी और कोविड के सिचुएशन में देखें तो मार्च के महीने में ऑलरेडी एक तरह से यहाँ पे बॉटम बना चुका था टीसीएस। तो अगर ग्लोबल स्लो डाउन माइल्ड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, माइल्ड हो, तो ऐसे में आईटी कंपनीज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से बच जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ फार्मा सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि जनरली हिस्टोरिकली हमें स्टेबल देखने को मिला है स्टॉक मार्केट क्रैशेस की सिचुएशन में। अब यहाँ पे सन फार्मा का एग्जांपल ले तो 2008 में देखिए 152 रुपए से मात्र 104 रुपए तक आया था। 2015 की गिरावट में कुछ खास नहीं गिरा था, लेकिन 15 की गिरावट के बाद ये करीब करीब 50% टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो गिरते हैं तो गिरावट के पीछे खुद का भी रीजन हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो तो स्टॉक्स भी क्रैश हो जाए, लेकिन ये भी नहीं जरूरी कि स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा हो तो सर्टेन स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हों। तो हर एक का अपना एक साइकिल होता है और ये साइकिल भी हमें समझ के चलना होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं या ईटीएफ्स होते हैं जनरली स्टेबल माने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इस बार यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर भी टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ। हालांकि ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली ये सेफ हेवन्स माने जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से सेक्टर्स ज्यादा गिरते हैं। तो जनरली रियल स्टेट बहुत ज्यादा उसमें गिरावट होती है जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, एंड हाई डेट वाली कंपनियां उनमें बहुत ज्यादा गिरावट होती है, एंड मोस्टली स्मॉल कैप्स में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है हिस्टोरिकली जब जब स्टॉक मार्केट में करेक्शंस हुए हैं या स्टॉक मार्केट क्रैश हुए हैं। ठीक है, अब करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो करंट सिचुएशन में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ग्लोबल टेंशंस। ये सब अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं पसंद आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रैश सर्टेन है। हालांकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। अब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है, राइट, यहाँ पे करीब करीब 20% का ग्लोबल ऑयल सप्लाई, क्रूड ऑयल सप्लाई का ये एक चैनल है, यानी कि रास्ता है। अब इसको ईरान बंद करने की कोशिशें करता रहता है, कभी खोल देता है, कभी कुछ अपने मित्र देशों के लिए खोल देता है, कभी अपने शत्रु देशों के लिए बंद कर देता है। अब यहाँ पे 20% की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस शूट अप होते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पे जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तब तब मार्केट पे असर पड़ता है। 2022 में भी देखें
तो 2022 में करीब करीब 120-123 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल का रेट पहुंच चुका था। यहाँ पे करंटली 100 डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट में जब जब गिरावटें हुई हैं तब तब ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने कैसे बिहेव किया है। ठीक है, तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, क्रैश आए या ना आए तैयार रहना जरूरी है। मार्केट में पैसा पैनिक से नहीं प्रिपरेशन से बनता है। एंड ध्यान रखिए, मार्केट क्रैश न्यूज से नहीं बिहेवियर से बनता है। तो अगली बार जब भी आपको किसी बात से डर लगे कि स्टॉक मार्केट कहीं क्रैश ना हो जाए, तो हिस्ट्री को जरूर एक बार पढ़िएगा और हिस्टोरिकल बिहेवियर स्टॉक मार्केट इसके बारे में जरूर से जरूर पढ़िएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको डीप एनालिसिस अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की एनालिसिस अगर आप चाहते हैं स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर से जरूर टाइप करिए। एंड ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे कि पर्टिकुलर S4R जो हमारा है, जहां पर हम स्टॉक मार्केट के बारे में चीजें शेयर करते रहते हैं एंड आपको सिखाते हैं बातें। इसके डिटेल्स भी वहां पे मिल जाएंगे आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए और हाँ, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये भी जरूर बताइए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है।